हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। हम पिछली क्लास में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़े थे। अब अगला जो टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित वह है सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। कि सर्वोच्च न्यायालय को कैसी कैसी शक्तियां दी गई हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण बात बताए, उसकी कुछ शक्तियां हैं। सबसे पहले नंबर पे है अभिलेख न्यायालय। कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। दूसरे नंबर पे है मूल क्षेत्राधिकार। तीसरे नंबर पे अपीली न्यायालय। चौथे नंबर पे है परामर्श क्षेत्राधिकार। और सबसे अंतिम नंबर पे है न्यायिक पुनर्विलोकन। यदि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों का यदि हमको वर्णन करना होगा तो उसकी 5 महत्वपूर्ण कंडीशन है। सबसे पहले नंबर पे है अभिलेख न्यायालय है, मूल क्षेत्राधिकार है, अपीली न्यायालय है, परामर्श क्षेत्राधिकार है और न्यायिक पुनर्विलोकन है। ये सर्वोच्च न्यायालय की कुछ क्या है महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जिनको हम हेडिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। उसी में जो सबसे पहले नंबर था वो था सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129, जब आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 को देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अब ये सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका तात्पर्य क्या होता है? तो अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कोर्ट के जितने भी फैसले दिए जाते हैं उसको रिकॉर्ड के माध्यम से क्या किया जाएगा, संजो के रखा जाएगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में क्या की गई है, बताई गई है। और क्या बताया गया है कि कोर्ट के जितने भी फैसले हैं उसको क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड के माध्यम से क्या करेंगे, सजो के रखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट बताया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में वो ये बताई गई है कि सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में ही क्या है, उल्लेखित है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के 2 महत्वपूर्ण बातों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में बताया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। पहला, सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, यह भी बात बताई गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में। और सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना मतलब उच्चतम न्यायालय की जो अवमानना है उसका भी उल्लेख कहां पे किया गया है, अनुच्छेद 129 में। ये 2 महत्वपूर्ण जो बातें हैं ये कहां बताई गई हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में क्या की गई है, बताई गई है। कि कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय की सम्मान को यदि ठेस पहुंचाता है, उसके फैसले को यदि ठेस पहुंचाता है, तो ये मान लीजिएगा सर्वोच्च न्यायालय की उसने क्या किया है, अवमानना किया है। और सर्वोच्च न्यायालय को यह प्राधिकार दिया गया है यदि उसकी कोई अवमानना करता है तो उसके लिए दंड का क्या कर दिया गया, वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 129 में यह भी बताया गया है कि उसके दिए गए फैसले को क्या किया जाएगा, संजो के रखा जाएगा। ये दोनों प्रावधान कहां बताया गया, अनुच्छेद 129 में। अगला जो सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो है अपीली न्यायालय। अब ये अपीली न्यायालय क्या होता है, अपील क्या होता है? तो अपील का जो शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि निचली अदालत अधीनस्थ न्यायालय के दिए गए फैसले को आप ऊपरी न्यायालय में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि हम इस फैसले से खुश नहीं है, तो उसी को क्या कहते हैं, अपीली न्यायालय कहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी अपीली न्यायालय है, भारत की सबसे बड़ी क्या है, अपीली न्यायालय है। भारत की सबसे बड़ी जो अपीली न्यायालय है वो कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। और क्या बताया गया अपीली न्यायालय में, 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133 और साथ ही साथ अनुच्छेद 134। ये 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान में अपील के बारे में बताते हैं कि यदि निचली अदालत के, निचली अदालत का मतलब क्या हुआ, आपको पिरामिड के माध्यम से पिछले क्लास में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी न्यायालय है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है। तो हाई कोर्ट के दिए गए किसी भी फैसले को आप सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। और वो कैसा मामला हो, दीवानी या आपराधिक मामला हो तो, दीवानी मामला हो तो, और साथ ही साथ आपराधिक मामला हो तो उस फैसले को आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट के फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं कि हम इस फैसले से क्या है, नाखुश हैं। उसी को क्या कहता है, अपीली न्यायालय। भारत की सबसे बड़ी अपीली न्यायालय किसे कहते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को।
ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सबसे बड़ी अपीली न्यायालय, क्योंकि इसके दिए गए फैसले को आप यहां पर अपील करेंगे, इसके दिए गए फैसले को आप यहां पर अपील करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में। ये था आपका क्या, अपीली न्यायालय। 3 महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 132 हुआ, अनुच्छेद 133 हुआ, अनुच्छेद 134, इसी को कहते हैं अपीली न्यायालय। अगला है जो आपका अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में, वो है परामर्श क्षेत्राधिकार की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने की क्या है, शक्ति है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से आपको परामर्श प्राप्त करने का अधिकार। किसको परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को किसी प्रकार की कानूनी विषयों पर या किसी प्रकार के विधिक विषयों पर यदि प्रश्न खड़ा होता है तो सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की यही शक्ति कैसी शक्ति कहलाती है, परामर्श क्षेत्राधिकार शक्ति कहलाती है, जिसका उल्लेख कहां पे किया गया, अनुच्छेद 143 में। जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विधिगत प्रश्न पर क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत परामर्श लेता है, तो उस अनुच्छेद का नाम क्या है, अनुच्छेद 143। और एक और प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 143 कैसी शक्ति है या कैसा क्षेत्राधिकार है, तो ये कैसा क्षेत्राधिकार है, परामर्श क्षेत्राधिकार है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में यही बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी विधिगत प्रश्न में सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, परामर्श ले सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या परामर्श दिया है, उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं, लेकिन उसको परामर्श लेने का क्या है, विधिगत अधिकार है। और यह अधिकार इसको किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 143 के तहत। यह कैसी शक्ति है, परामर्श क्षेत्राधिकार शक्ति है। किसकी, सर्वोच्च न्यायालय की। उसको परामर्श देना पड़ेगा, किसको, राष्ट्रपति को। जब भी राष्ट्रपति उससे क्या करता है, परामर्श प्राप्त करने की कोशिश करता है। अगला है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की जाए तो इसके बहुत से अर्थ हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, कानून के संवैधानिकता की जांच करना। सर्वोच्च न्यायालय की एक सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि संविधान का संरक्षक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानिए कि संविधान का संरक्षक और साथ ही साथ संविधान की व्याख्या करता, संविधान की व्याख्या करता, ये दोनों बातें किसको मानी जाती हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्याकर्ता भी माना जाता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक भी माना जाता है। और संविधान का संरक्षक होने के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय को यह प्राधिकार है कि वो क्या कर सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। और इस न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सबसे महत्वपूर्ण शाब्दिक अर्थ है, कानून के संवैधानिकता की जांच करना। वैसे तो न्यायिक पुनर्विलोकन के और भी अर्थ है, मूल अधिकार की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, ये सब न्यायिक पुनर्विलोकन के अर्थ है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो अर्थ है न्यायिक पुनर्विलोकन का, वो यही है कि कानून के संवैधानिकता की, कानून संविधान के अनुरूप बना है कि नहीं, उसकी क्या करना, जांच करना। क्योंकि कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है, विधायिका को दिया गया है। विधायिका का यह कर्तव्य है कि कानून क्या करे, का निर्माण करे। लेकिन वो कानून सही बना है, संविधान के अनुरूप बना है कि नहीं, इसकी संवैधानिकता की जांच करता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय करती है। अलग अलग अनुच्छेद, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 है, इसके अंतर्गत वो क्या करती है, कानून की संवैधानिकता की क्या करती है, जांच करती है। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय को यह प्राधिकार दिया गया, अपने पुराने दिए गए फैसलों की क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है। अपने पुराने दिए गए फैसलों पर क्या कर सकती है, विचार कर सकती है। उसको यह प्राधिकार दिया गया है कि अपने पुराने दिए गए फैसलों पर क्या कर सकती है, वो पुनः क्या कर सकती है, विचार कर सकती है। पुनः विचार का मतलब क्या हुआ, अनुच्छेद 137। जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार, न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार। और यह न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को। मतलब सुप्रीम कोर्ट पहले जो फैसले दिए गए, बहुत से उदाहरण है, जैसे एक हम आपको उदाहरण बताते हैं, पी रतिनाम बनाम भारत संघ। और इसी के अपने दिए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल करते हुए एक नया फैसला दिया था, वो दिया था ज्ञान कौर बनाम भारत संघ में। ये दोनों जो फैसले हैं एक ही चीज के लिए दिए गए थे, एक ही संवैधानिकता की जांच के लिए दिए गए थे कि क्या आत्महत्या करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है कि नहीं।
लेकिन इन दोनों फैसले पे सर्वोच्च न्यायालय की राय क्या थी, अलग अलग थी। तो कि पी रतिनाम में कोई और बात बताई गई थी और उसको ओवररूल करते हुए, उसको परिवर्तन करते हुए ज्ञान कौर में क्या कर दी गई, दूसरी बात बताई गई। और यह बात क्यों की गई, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा करने का क्या देता है, अधिकार देता है। और न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है अपने पुराने दिए गए फैसले पर क्या करना, पुनः विचार करना कि वो फैसला सही है कि गलत है। बहुत से ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पुराने दिए गए फैसलों को क्या किया है, परिवर्तन किया है, ओवररूल किया है। और जो नया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया फैसला होता है वही क्या होता है, मान्य होता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 क्या बताता है, भारतीय संविधान का 137 बताता है सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकते हैं, अपने न्यायिक समीक्षा कर सकती है, अपने फैसले पर क्या कर सकती है, पुनर्विचार कर सकती है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में बताया गया है। अगला सबसे अंतिम नंबर पे सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है वह है मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार के लिए एक अनुच्छेद है जिसका नाम है अनुच्छेद 131। अब मूल क्षेत्राधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मूल क्षेत्राधिकार का जो शाब्दिक अर्थ यही है कि कोई मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर जाए। यानी मूल क्षेत्राधिकार का शाब्दिक अर्थ समझना हो तो ऐसा मामला जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर जाता हो, न किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता हो, न हाई कोर्ट में जाता हो, डायरेक्ट मामला कहां जाता हो, सर्वोच्च न्यायालय की पटल पर जाता हो, सुप्रीम कोर्ट की पटल पर जाता हो, ऐसे मामले को हम क्या कहते हैं, मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। और जिसका उल्लेख कहां पे किया गया, अनुच्छेद 131 में। यदि आपसे पूछा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो उस अनुच्छेद का नाम क्या है, अनुच्छेद 131। अब इसमें क्या बताया गया, तो इसमें 3 महत्वपूर्ण कंडीशन है, 3 महत्वपूर्ण कंडीशन बताई गई अनुच्छेद 131 में। पहला कंडीशन यह बताया कि भारत सरकार या एक या अधिक राज्यों के बीच में यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, मतलब एक तरफ भारत सरकार रहे और दूसरी तरफ क्या रहे, एक राज्य रहे या एक से अधिक राज्य रहे, तो यह मामला सीधे कहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, ना हाई कोर्ट जाएगा ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या बताया गया है कि भारत सरकार रहे एक तरफ और दूसरी तरफ क्या रहे, भारत सरकार रहे और कोई राज्य रहे और साथ ही साथ उसके दूसरी तरफ क्या रहे, एक या अधिक राज्य रहे। मतलब इसका यह हुआ कि एक तरफ भारत सरकार के साथ कोई राज्य रहे और साथ ही साथ दूसरी तरफ क्या रहे, एक राज्य या एक से अधिक राज्य रहे। तो ऐसे कंडीशन में यह मामला सीधे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट की पटल पर। और सबसे अंतिम नंबर पर 2 राज्य या 2 से अधिक राज्यों के बीच में भी यदि विवाद की स्थिति है तो वो भी मामला सीधे कहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट की पटल पर। इसी को हम क्या करते हैं, मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब यह हुआ कि वो मामला सीधे कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा और किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकता। तो ऐसे मामले क्या कहलाते हैं, मूल क्षेत्राधिकार या मौलिक क्षेत्राधिकार कहलाते हैं, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में बताया गया है। ये तो थी आपकी महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, जिनके बारे में आज हम लोगों ने क्या किया, विशेष चर्चा किया। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।